जब से मेरा निकाह हुआ था फूफो का रवैया मुझ से बिल्कुल ही बदल गया था। वो जो पहले मुझ पर बहुत प्यार लुटाती थी, अब उनकी आंखों में मुझे अपने लिए सर्द महरी नजर आती थी। वो बात बात पर मुझे टोक देती, कभी कभार तो इतना जलील कर दिया करती कि दिल कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता था। मगर मेरी मजबूरी थी, जब तक मेरी रुखसती नहीं हो जाती थी मुझे अपनी फूफो के इशारों पर चलना था। मैं उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती थी। फूफो की बेरुखी ने मुझे बहुत दुखी किया था। मेरी ज़िंदगी में एकदम से वीरानियाँ उतर आई थी। उस दुनिया में वही मेरा वाहिद सहारा रह गई थी और अब वो भी मुझसे आंखें फेर चुकी थी। ऐसा करते हुए उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि मैं उनके मरहूम भाई की इकलौती बेटी हूँ। गैर महसूस तरीके से उन्होंने घर का सारा काम मेरे ज़िम्मे डाल दिया था और मेरे साथ मुलाजमों वाला सलूक करने लगी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे निकाह से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरा निकाह ख़त्म हो जाए, मगर क्योंकि ये हकीकत में नहीं जानती थी और शायद कभी जान ना पाती, जो अगर उस रोज़ मुझे सच्चाई का इल्म ना होता मुझे अपनी फूफो का रवैया कभी बुरा ना लगता। अगर मेरा शोहर मुझसे खुश होता। निकाह के कुछ वक्त के बाद मेरे शोहर का रवैया मुझसे बदल गया। हालांकि वो मेरा कज़न था और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर न जाने ऐसा क्या हुआ था कि निकाह के बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो उसका रवैया एकदम से रूखा हो गया और मेरे साथ बात ना करने के बहाने ढूंढने लगा और हर वक्त खुद को मसरूफ़ जाहिर करता। उसकी बेरुखी मेरा दिल दुखा रही थी। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी और उसका ये रवैया था, जाने आगे क्या होगा। मेरे पास तो कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था जिससे मैं अपने दिल का हाल कह सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने शोहर के बदलते रवैये का सबब जान सकूं, मगर वो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल मुझसे भर गया था। उस सोच ने मेरे दिल के कई टुकड़े किए थे। मैं चुपचाप सी रहने लगी थी, मगर वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे दुख को समझ सकता। फिर मैंने खुद को वक्त और हालात के धारे पर छोड़ दिया और खुद को मसरूफ़ रखने के लिए मैंने घर के काम के साथ साथ फूफो की बेटी के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। फूफो की बेटी मोमना दिमागी मरीज़ा थी, उसे दौरे लगते थे। वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगती, घर का सामान तोड़ती और ऐसे में कई बार खुद को तकलीफ पहुंचा चुकी थी। वो शुरू से ऐसी नहीं थी, मुझे उस पर बहुत तरस आता था। पहले वो मुझ पर चीखी चलाई थी, मगर फिर वो पुरस्कुन हो गई और मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं धीरे धीरे उसके बहुत करीब हो गई और तब मुझे मोमना की हरकतें कुछ पुरसरार सी महसूस होने लगी। मुझे उसके अंदाज़ो अतवार में कुछ अजीब सा महसूस होता था। कभी कभार मुझे लगता था कि वो जैसे किसी गहरी सोच में गुम है और कभी मुझे लगता कि वो सिर्फ पागलपन का नाटक कर रही है। पहली पहल तो मैंने उस सब को अपना वहम जाना, मगर फिर मैंने देखा कि रात को जब सारे सो जाते हैं तो मोमना स्टोर रूम में चली जाती और बहुत सारी देर गुजार कर वापस आती थी। मैं ये जानकर शदीद हैरानगी का शिकार हुई थी। वो दिमागी तौर पर इस काबिल नहीं थी कि उस तरह रातों में उठ कर स्टोर रूम की तरफ जाती, और वैसे भी उसे तो रात में नींद की दवाइयाँ दी जाती थी ताकि वो आराम से सोई रहे, और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी नींद की दवाइयाँ इतनी सख्त थीं कि लेते ही फौरन नींद आ जाए। मगर उसको मैंने अपनी आंखों से 2 बार स्टोर रूम की तरफ जाते देखा था। फिर एक रात जब मैं उसके पीछे गई तो मुझे स्टोर रूम में बोलने की आवाज़ें आ रही थी। फिर उससे पहले कि मैं कुछ करती मेरी फूफो की छोटी बेटी एकदम से वहाँ आ गई और सख्त लहजे में मुझसे कहने लगी, तुम्हें इस तरह आधी रात को हमारे घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल तुम हमारे घर में मेहमान हो तो बेहतर यही होगा कि मेहमान बनकर रहो। स्टोर रूम में हमारा बहुत सा कीमती सामान पड़ा हुआ है, अगर वो चोरी होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। मैं अपनी कज़न की बातों का मफहूम अच्छे से समझ गई थी। मुझे शदीद जिल्लत का एहसास हुआ था। वो मुझे चोर कह रही थी, मानना मैं उसके घर में रहती थी, मगर ऐसी नहीं थी कि कोई ऐसी गिरी हुई हरकत करती। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दौड़कर अपने कमरे में चली गई। जब खूब रोकर दिल हल्का हो गया तो मुझे लगने लगा कि उसने ये बात शायद जानबूझकर की ताकि मैं उसके घर के मामलात में दखल अंदाजी देना बंद कर दूं। शायद वो भी जानती थी कि मोमना स्टोर रूम में जाती है, शायद उसे अपनी बहन के बारे में कुछ मालूम था।
मैं अजीब उलझन का शिकार होती जा रही थी। मुझे उन सब की हरकतें बहुत अजीब सी लगती। एक तरफ फूफो का रवैया बदलता मिजाज मेरी समझ से बाहर था। पहले तो वो बहुत वालहानापन दिखाती, मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। उनका अंदाज ऐसा होता था जैसे मैं उन्हें अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा अजीज हूँ। मगर जब से मैं उनके घर में आई थी उनका रवैया बदल चुका था। वो बात बात पर मुझे बातें सुनाने लगी थी। दूसरी तरफ मेरी कज़न ने रूप बदलना शुरू कर दिया था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था निकाह पर वो भी बहुत खुश था, मुझे दिल से अपनाना चाहता था, मगर अब जाने उसे मुझसे कौन सी खामियां नज़र आ रही थी, या फिर वो वाकई बहुत मसरूफ़ हो गया था और मैंने ही अपने दिल में 100 तरह के वहम पाल लिए थे। मैंने सर झटकर मनफी ख्यालात को दिलो दिमाग से निकालना चाहा, मगर नाकाम रही। अब जब मैंने मोमना पर तवज्जो दी तो महसूस हुआ यहाँ भी कोई गड़बड़ है। सबके अजीब रवैये थे जो मेरी समझ से बाहर थे। यूँ महसूस होता था कि वो सब मिलकर कोई गड़बड़ कर रहे थे जिससे मैं बेखबर थी। उसके बाद मैं दोबारा मोमना के पीछे स्टोर रूम में नहीं गई थी, बल्कि सब जानते हुए भी अनजान रहने में आफियत जानी और रात में अपने कमरे से बाहर निकलने से परहेज करती। मैंने महसूस किया था कि उस रात के बाद से मोमना भी जैसे मुहतात हो गई थी, क्योंकि अब रातों में जागते रहने के बावजूद भी मुझे वो स्टोर रूम की तरफ जाती दिखाई नहीं देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने अपने कज़न के मिजाज में भी अपने लिए बेजारी महसूस की, जो खासी हैरानकुन बात थी। मुझे उन सब घर वालों से वहशत होने लगी थी। मैंने सोचा कि अपने शोहर से रुखसती की बात करती हूँ। मैं दिल और दिमागी तौर पर उससे बहुत थक चुकी थी। मुझे कोई मजबूत सहारा चाहिए था, मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरे शोहर ने रुखसती से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो बहुत मसरूफ़ है, अभी रुखसती का सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन सब्र से उसका इंतज़ार कर लेती हूँ, क्या पता वो वाकई मसरूफ़ हो। जब वो फारग होगा तो दोबारा उसके साथ रुखसती की बात करूँगी। मेरे लिए उसका रवैया बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अब बीमार रहने लगी थी। एक सुबह मेरी आंख गैर मामूली शोर शराबे से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मेहमान आया है। मैं हैरान होते हुए बाहर निकली तो मेरा सामना अपने शोहर से हुआ। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रही थी। अभी रात ही तो मैंने उसे फ़ोन किया था और उसने ये कहकर मेरी कॉल काट दी कि वो ड्यूटी पर है और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, और अब वो फूफो के घर में मौजूद था और बहुत फ्रेश लग रहा था। बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफियत में गिरा हुआ है। मुझे नज़रअंदाज करके वो गेस्ट रूम की जानब चल दिया और मुझसे बात तक नहीं की, और फूफो ने भी उसको नहीं टोका था। समझ में नहीं आया था कि आकर फूफो मुझसे चाहती क्या है। इससे ज़्यादा दुख तो मुझे अपने शोहर की बेरुखी पर हुआ था। उसने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया था और मुझे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, जबकि मैं उसके निकाह में थी। और फिर ये अक्सर होने लगा, वो मेरी कॉल नहीं सुनता था, मगर आए रोज़ फूफो के घर पाया जाता था। कुछ वक्त फूफो और उसकी बेटियों के साथ गुजारता, फिर वहीं से वापस लौट जाता था। पहले तो मैं बहुत रोती और हर वक्त अपने वालिदैन को याद करती रहती। फिर मैंने सब्र करना सीख लिया और अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। जो भी होगा देखा जाएगा, वो ज़ात बेनियाज है। मैं जानती थी मेरा अल्लाह मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। मैंने अपने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी थी, लेकिन मोमना को वक़्त देना नहीं छोड़ा था। हालांकि मुझे उसकी हरकतें बहुत उलझन में मुबतला कर रही थीं, और फिर जल्द ही मुझ पर ये राज भी खुल गया जब एक रोज़ मैं छत पर कपड़े धोने के बाद नीचे आई। अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे कदम रोक लिए। वो बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया था और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी हकीकत इतनी भयानक होगी। मेरा शोहर भी मौजूद था और आज मुझ पर अपने शोहर की बेरुखी का राज खुल गया था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे बाबा सिर्फ 2 ही भाई और एक बहन थी। दादा ने अपने बच्चों के लिए बहुत सी जायदाद बनाई। दादा ने फूफो की शादी अपने से भी ऊंचे और बड़े घराने में की थी। फूफो के ससुराली बहुत अमीर थे और शायद बेतहाशा दौलत का रोब और दबदबा था कि फूफो बहुत कम ही हमारे घर आती, बल्कि फूफा की ज़िंदगी में तो फूफो का
हमारे घर आना जाना ना होने के बराबर था। मगर वो अपने घर में खुश थी। मेरे बाबा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, मगर वो 10 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। 10 साल बाद मेरी पैदाइश हुई थी, इसलिए अपने कज़नों में सबसे छोटी थी। मेरे चाचू का भी इकलौता बेटा था। बेटी की पैदाइश पर चची का इंतकाल हो गया था और चची की वफात के बाद अम्मी ने मेरे कज़न को पाला था। चाचू को अपनी बीवी से बहुत प्यार था। जब भी वो ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे, बहुत जल्द अपनी बीवी से जा मिले। माँ बाप के इंतकाल पर मेरा कज़न बहुत दुखी था, मगर मेरे वालिदैन के बेतहाशा प्यार से जल्द ही संभल गया था। हमारी छोटी सी फैमिली में बहुत ही मोहब्बत और सुकून था। मेरे अपने कज़न हम्माद के साथ बहुत बनती थी और वो मुझसे 6 साल बड़ा था, मगर समझदार लोगों की तरह मेरा ख्याल रखता था। वक्त गुजरता गया, हम दोनों ने जवानी की दहलीज पार कर ली। हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे प्यार में इजाफा हुआ था। मैं अपने वालिदैन से ज़्यादा अपने कज़न के करीब थी। फिर हमारे घर अचानक फूफो का आना जाना शुरू हो गया। फूफा का इंतकाल हो चुका था। उनके इंतकाल के बाद फूफो आज़ाद थी और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी। फूफो की 3 बेटियां और 1 बेटा था जो अपनी बहनों से बड़ा था। वो कभी भी हमारे घर नहीं आए थे। हमने फूफो के बच्चों को सिर्फ तस्वीरों में देखा था। फूफो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो जब भी हमारे घर आती मेरे लिए ढेरों तोहफे, तोहफ़ और सामान लाया करती थी। मैं अक्सर फूफो से पूछती कि इनके बच्चे उनके साथ क्यों नहीं आते, तो मेरी बात पर फूफो फीका सा मुस्कुरा देती। और फिर एक रोज़ पता, फूफो की सबसे बड़ी बेटी दिमागी मरीज़ा थी। वो पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, मगर अचानक ही उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो अपने हवासों में नहीं रही थी। शायद वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने बाप की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। फूफो का कहना था कि वो अपने बाप की वफात के बाद ही ऐसी हुई थी, वरना अपने बाप की ज़िंदगी में तो वो बिल्कुल ठीक थी। यही वजह थी कि फूफो के बच्चे उनके साथ नहीं आते थे। फिर इन्हीं दिनों हम्माद की आर्मी में सिलेक्शन हो गई और उसे ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। हम्माद के जाने का सुनकर मैं बहुत अफसरदा हुई थी और हम्माद के बगैर रहने का मैं तसव्वुर नहीं कर सकती थी। और अब वो एकदम से इतनी दूर जा रहा था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। हम्माद भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। फिर उसने मुझसे ढेरों वायदे लिए और वो हर वीकेंड पर मुझसे मिलने आएगा, और उसके बाद वो चला गया। फूफो ने जब ये देखा तो बेख्तियार मेरे वालिदैन को टोक बैठी, बेटी ज़ात है, ये सब अच्छी बात नहीं। आपने कल को इसकी शादी करनी है, ये वहाँ जाकर क्या करेगी? ये तो हर बात पर हम्माद को बुलाती रहेगी, तो कौन मर्द ये सब बर्दाश्त करता है? फूफो की बातों ने बाबा को सोचने पर मजबूर कर दिया। और तब ही जब अगली छुट्टी पर हम्माद वापस आया तो बाबा ने अचानक से मेरा और हम्माद का रिश्ता कर दिया। हम दोनों इस रिश्ते पर बहुत खुश हुए थे। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बाबा ने हम दोनों का निकाह कर दिया। ऐसा लगा था जैसे बाबा और अम्मी सिर्फ इसी निकाह के इंतज़ार में थे। मेरी निकाह के कुछ ही वक्त बाद एक रोज़ अम्मी और बाबा का एक्सीडेंट हो गया और अम्मी ने मौका पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाबा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे। और अपनी टूटती सांसों में बाबा ने फूफो से गुजारिश की थी कि जब तक हम्माद अपनी नौकरी में स्टेबल नहीं हो जाता, फूफो मुझे अपने पास अपने घर में रखें और फिर अपने ही घर से मुझे रुखसत करें। बड़ा भाई अपनी आखिरी सांसों में बहन से गुजारिश कर रहा था, जो किसी सूरत रद्द नहीं कर सकती थी। फूफो के हाँ करते ही बाबा ने आंखें बंद कर लीं। बाबा अम्मी की वफात मेरे और हम्माद के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। हम दोनों के दुनिया देर हो गई थी। मेरा बहुत बुरा हाल था। हम्माद ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला था। फिर कुछ वक्त अपने घर रहने के बाद हम्माद वापस चला गया और फूफो मुझे लेकर अपने घर आ गई। और तब मैं पहली बार उनके बच्चों से मिली थी। फूफो ने मेरा तारुफ अपने बच्चों के साथ सरसरी सा करवाया और फिर एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया। शुरू में तो मैं अपने वालिदैन के गम में डूबी रही, मगर जब मुझे सब्र आया और कुछ हवासों में लौटी तो मैंने महसूस किया कि फूफो का रवैया मुझसे बदल चुका है। वो अब पहले जैसा वालहानापन नहीं दिखाती और ना ही मेरे साथ प्यार से पेश आती, बल्कि उन्होंने मुझे वक्त देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। एक रात जब मैंने उसे कॉल की तो हम्माद ने पहले तो मेरी
कॉल नहीं उठाई, मगर जब मैंने उसे दोबारा कॉल की तो उसने कॉल उठाकर मुझे बहुत डांटा। उसका कहना था कि वो बहुत मसरूफ़ है और मैं उसे तंग कर रही हूँ, और फिर मेरी सुने बगैर ही कॉल काट दी। मुझे हम्माद के रवैये ने बुरी तरह तोड़ दिया था। मैं सारी रात रोती रही और फिर जाने कब मेरी आंख लगी मुझे कुछ पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे, और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। हम्माद मुझसे तो बात नहीं करता था, मगर फुप्पो के घर आ जाता था और फुप्पो और उसकी बेटियों के साथ वक्त गुजार कर वापस चला जाता, मगर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, ना कभी मुझसे मेरा हाल पूछता। मुझे उसका रवैया बहुत तकलीफ दे रहा था, मगर खामोश रही और अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। उसके बाद मैंने हम्माद को कॉल करना भी छोड़ दिया। मैं समझ गई थी कि इसका मुझसे दिल भर गया है, और मैंने अल्लाह से दिल लगा लिया और बस नमाज कुरान में अपना वक्त गुजारने लगी। एक रोज़ जब मैं छत पर ढेरों कपड़े धोकर नीचे उतरी तो लाउंज में किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होती मुझे बैरूनी दरवाजे से हम्माद आता दिखाई दिया। मुझे देखकर नज़रअंदाज करते हुए अंदर जाने लगा। जब अंदर से अपना नाम सुनकर हम्माद बेख्तियार रुक गया। वो मोमना की आवाज़ थी, फूफो की पागल बेटी की आवाज़। मोमना की बातों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो अपनी माँ से कह रही थी, हाँ ठीक कह रही हैं, आप ड्रामा कर रही थी, मैं पागलपन का, और अब उस पागलपन का ड्रामा करते करते मैं भी थक गई हूँ। जानती हूँ आप अपनी ज़िद से बाज नहीं आएंगी, मगर याद रखें मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी और किसी सूरत हम्माद से शादी नहीं करूंगी। जाने आपको अपनी भतीजी पर तरस क्यों नहीं आता। ना कभी आपने औलाद की परवाह की और ना कभी अपने मरहूम भाई के बच्चों की। आपने हम्माद के दिल में ज़ारा के खिलाफ इतनी नफरत डाल दी कि वो अपनी मंगेतर को देखना भी गवारा नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि हम्माद ये रिश्ता ख़त्म करके मुझसे शादी कर ले और ज़ारा आपके ना मर्द बेटे की बीवी बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मासूम लड़की तो आपकी असलियत से वाकिफ़ ही नहीं है और मुझे सच में पागल समझकर मेरा इतना ख्याल रख रही है। अब ऐसी लड़की के साथ मैं धोखा नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे हम्माद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी पसंद आपको बता चुकी हूँ और मुझे पता था आप मुझे मेरी पसंद से शादी कभी नहीं करने देगी, इसलिए मैंने पहले पागलपन का ड्रामा किया, और जब देखा कि आप फिर भी नहीं सुधर रही तो अब वहाब से निकाह कर लिया है। वो पाकिस्तान आ चुका है और अब मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद परस्त औरत हैं, अपनी ज़ात के अलावा किसी की परवाह नहीं। हम्माद बेवकूफ़ है जो आपकी बातों में आ गया। अगर उसमें ज़रा भी शर्म और एहसास होगा तो ये बात ज़रूर सोचेगा, जब अपने बाप के घर में रहते हुए ज़ारा ख़राब नहीं हुई, ना कभी लड़कों के साथ उसके ताल्लुकात थे, तो अब वो हरकतें क्यों करेगी। उसे समझना चाहिए ये सारी आपकी चाल है, मगर वो भी आपका भतीजा है, आपकी तरह बेहिस और खुद गर्ज आदमी। उस शख्स की बेटी को दुख पहुंचाया जिसने उसे सगे बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया था। आप सब लोग मिलकर यतीम और मस्कीन लड़की के साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह का अजाब से डरें, अभी भी वक्त है। ज़ारा को हम्माद के साथ रुखसत कर दें, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और आप खुद 3 बेटियों की माँ हैं। मोमना की बातें थीं या खंजर जो दिल के आर पार हो रहे थे। मैं पत्थर की हो चुकी थी। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी फूफो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करेगी, और हम्माद कैसे फूफो की बातों पर यकीन कर लिया। फूफो ने मुझे बदकिरदार कहा और उसने यकीन कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने ज़ख्मी नज़रों से हम्माद की तरफ देखा तो वो भी मेरी जानब भी देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी वाज़ेह थी। फिर उससे पहले कि हम्माद मेरी तरफ बढ़ता, जब मैं दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और ख़ुद को बंद कर लिया। मैं हम्माद से बात नहीं करना चाहती थी। उसने मेरा दिल तोड़ा था, मुझे उस जुर्म की सज़ा दी थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। इतने वक्त से उसने बिना किसी सबूत के मुझे अजियत में डाले रखा। अपना राज खुल जाने पर फूफो एकदम से डर गई। हम्माद मुसलसल मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर मेरी मिन्नत कर रहा था कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूँ, मगर मैंने सोच लिया था मैं इतनी आसानी से हम्माद को माफ़ नहीं करूँगी। उसने मेरी ज़ात का गुरूर तोड़ दिया था। हम एक साथ एक घर में पले बड़े थे, उस बात का भी हम्माद ने एहसास नहीं किया था। जाने कितनी देर मेरे कमरे का दरवाज़ा
जाकर जब थक हार कर हम्माद चला गया तो मैंने अपना सामान समेटा और चुपचाप हॉस्टल में जाकर रहने लगी। फूफो ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। जो कुछ वो मेरे साथ कर चुकी थी उसके बाद तो उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाकर मुझे देख सकती, और हम्माद को कबूल करने के लिए भी मुझे वक्त चाहिए था। इसलिए मैंने सबसे राब्ता ख़त्म कर लिया। हम्माद फिर भी हर रोज़ मेरे हॉस्टल आता था, मेरे फ़ोन पर कॉल करता, मुझे मैसेज भेजता, लेकिन मैं उन सब का जवाब नहीं देती थी। मैं चाहती थी कि उसे एहसास हो उसने जिस कदर मुझे तंग किया, मुझे इग्नोर किया, दूसरों की बातों में आकर मेरे किरदार पर उंगली उठाई, उसे इन चीज़ों की सज़ा मिलना ज़रूरी थी। अगर आज मैं हम्माद को इन बातों का एहसास न दिलाती तो आने वाले वक्त में शायद वो कभी भी मेरा एहसास नहीं करता। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जानती हूँ इस दुनिया में हम्माद के सिवा मेरा और कोई नहीं है, क्योंकि फूफो की हकीकत तो मुझे मालूम हो चुकी थी। हम्माद मेरा शौहर है, लेकिन मैं उसके रिश्ते को भी